हाय अस्सलाम वालेकुम। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट, एक मरतबा फिर हम आपको अपने लेक्चर में जो है खुशआमदीद कहते हैं, आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास साइटोसोल होते हैं और एक हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है। आज हम साइटोप्लाज्म में साइटोसोल की तरफ जाते हैं और साइटोसोल में देखते हैं। तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, हम जो है आज अपनी इब्तिदा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। स्टूडेंट, आप लोग ये पॉइंट याद रखें कि ये हमारे पास फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, जिसको साइटोसोल कहते हैं। ठीक है। अगर आज के बाद आपको कोई आपसे पूछ ले कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कहाँ होता है, तो साइटोसोल में होता है। हम आते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कौन कौन से है। इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। फिर इसके बाद हमारे पास गल्जी बॉडी, इसके पास राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोसोम, लाइसोसोम। ये सारे ऑर्गेनेल जो है, ये इंशाल्लाह हम इसको अपने एक एक वीडियो की जो है, एक एक वीडियो के अंदर जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इसको अपलोड करेंगे। ठीक है। आज हम कोशिश करते हैं कि हम साइटोसोल से या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल से जो है पहला जो है फर्स्ट नंबर ऑर्गेनेल ले लें। यहाँ जो मैंने टॉपिक दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले ये एक डायग्राम मैंने स्केच किया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्टूडेंट, अगर इसकी तरफ हम आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है स्टूडेंट? डबल मेम्ब्रेन, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। ये जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है स्टूडेंट? आउटर। ठीक है। फिर इसके बाद जो आने वाला है ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन हमें नजर आता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट, अगर आप इनर मेम्ब्रेन की तरफ आ जाए तो इनर मेम्ब्रेन की तरफ जब आ जाएंगे तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? इनर मेम्ब्रेन में हमारे साथ जो इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप देख ले तो ये हमारे पास इस तरह होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है। इसमें अंदर की तरफ क्या होंगे, इनफोल्डिंग हुए होंगे, ये अंदर की तरफ दबे हुए होंगे। ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ले ले, देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें से ये एक पॉइंट को अगर मैं उठा लूँ, ये इसको एक एक पॉइंट को अगर आप उठा ले स्टूडेंट्स, ये जिस तरह इधर मैंने रेड कलर से डिनोट किया, अगर इसको मैं उठा दूं, या अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लूं, ठीक है, ये वाला, ये इन फोल्डिंग जो है, इसको फिर क्या कहा जाता है? इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट। इसको हमारे साथ हो क्रिस्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्ट। ठीक है। और बहुत ढेर सारे फिर उसके प्लूरल बन जाते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा कंसर्न आज ये है। ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंदर जाते हैं किसके, और इसी पहले पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। एक हमारे पास होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन नॉर्मल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, इस तरह मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की तरफ अगर आ जाए, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बता दिया, इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है? इनर मेम्ब्रेन हमारे पास अंदर की तरफ दबा हुआ है। ठीक है। ये यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यू एक एक स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर हम देख ले, ठीक है, या इसको अगर हम देख ले, तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ये एनफोल्डिंग बनाते हैं, और इसको हमारे साथ फिर क्या कहा जाता है? क्रिस्टा। एक को क्रिस्टा सिंगुलर और प्लूरल पे उसके क्रिस्टे बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम जाते हैं, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर, इसके दरमियान ये स्पेस जो होगा, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, इंटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास एक चैनल प्रोटीन होता है, उसको हम पोरिन कहा जाता है, पोरिन कहते हैं। ठीक है। इस पोरिन का क्या मतलब काम होता है? पोरिन जो है, ये हमारे पास
इस तरह करते हैं कि आप ले ले स्टूडेंट, ये बाहर हमारे पास क्या है, साइटोसोल है, ठीक है, साइटोसोल यानी साइटोसोल, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। ये इस तरह काम करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास आइंस और इसके वगैरह वगैरह हमारे पास मेटाबोलाइट्स वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें जो है, ये आइंस वाइंस, ये मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल जो है, ये फिर हमारे पास क्या करते हैं, ये स्पोरन के थ्रू अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। और अगर देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये कहा जाता है कि ये इंटर मेम्ब्रेन और साइटोसोल का कंपोजिशन एक जैसा हो, यानी जो मटीरियल इधर साइटोसोल में होंगे ये आपको इधर नजर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम जब इनर मेम्ब्रेन की तरफ अच्छा, ये दोनों मेम्ब्रेन डिस्कस करने के बाद हम आते हैं एक और पॉइंट आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम आते हैं अंदर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ हमें एक जगह मिलेगा, एक चौथाई वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा, मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये ब्लेड, ये अंदर वाला स्पेस जो है ये, ठीक है, ये क्रिस्टे के अंदर वाला स्पेस, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले मैं पहले एक पॉइंट पे आता हूँ। ये क्रिस्टे के बारे में जो आपको बात की कि ये एनफोल्डिंग जो होते हैं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, एंजाइम और प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट, अगर आपको याद हो। ये ग्रीन कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये और इसको हम बी ले ले, इधर और भी बना दे, ठीक है। ये प्रोटीन जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये बायोकेमिकल क्या है, एंजाइम प्रोटीन सिस्टम्स है। ये एक ऐसा सिस्टम्स है जो स्टूडेंट इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में या बायोकेमिस्ट्री में जो है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन में, बायोकेमिस्ट्री में इसको डिटेल में इंस्ट्रक्शन है। इसमें हमारे पास साइटोक्रोम्स भी होते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, इसी के साथ हमारे पास डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये एंजाइम, ये ग्रीन कलर से जो मैंने डिनोट किए हैं, ये रिप्रेजेंट किए हैं, ये इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस, ये रिएक्शन जो होते हैं, ये क्रिस्टा में जो ये प्रोटीन मौजूद है, ये क्रिस्टा में ये सरंजाम देते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टा, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये स्टेप कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि इनर मेम्ब्रेन के जो क्रिस्टे है, उस क्रिस्टे पे जो स्पेशल प्रोटीन और एंजाइम का जो सिस्टम बना हुआ है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, वहां पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी होता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम आते हैं मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो मैट्रिक्स, ये अंदर की जगह जो है आपको नजर आए, क्रिस्टे के अंदर ये ब्लेड डार्ट से मैंने डिनोट किया हुआ है, इसका काम क्या होता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का मतलब मेरा क्या है, इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन यानी एंजाइम पड़े होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है, अलॉट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे अलॉट्स ऑफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अलॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें हम कौन सी मिसाइल ले सकते हैं, अच्छा, ये प्रोटीन फिर क्या करेंगे, ये एंजाइम जो है ये उन केमिकल रिएक्शन को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में मदद करेगा। उसमें हमारे पास मतलब ये है कि काबिल तारीफ जो है, उसमें हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है। ये क्या चीज है, बीटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इंशाल्लाह आने वाले हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आने वाले लेक्चर में आपको हम इसको मजीद क्लियर करवा देंगे। फिर इसके हमारे पास अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको ये नहीं याद हो, आपको सिंपल स्टूडेंट्स, अगर आपको सिंपल जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हो, अगर आप ज्यादा याद नहीं रख सकते ये बीटा ऑक्सीडेशन या अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, आप अगर ये चीजें याद नहीं रख सकते जहन में, तो सिंपल आप एक बात याद रख ले कि क्रिप्स साइकिल जो होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है, मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके क्रिस्टे में मौजूद, ये प्रोटीन और एंजाइम का सिस्टम जो है यहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, ये था मैट्रिक्स। अभी इसके साथ साथ अगर मैट्रिक्स में आप देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और इसी डीएनए की बदौलत इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है
हमारे साथ क्या कहा जाता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल कहा जाता है। यानी ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है और रिप्लिकेट करता है, अपनी कॉपियां निकालता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है। लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिशन। मतलब ये होता है कि फिशन, सिंपल फिशन, मतलब ये है कि बैक्टीरिया, अमीबा और इन चंद जानदारों में जो फिशन होता है, ये वो तरीका इस्तेमाल करके अपने डीएनए को डिप्लीकेट करता है, अपने डीएनए का रिप्लिकेशन करता है और फिर उसके बाद अपनी कापियां बनाते हैं, बहुत ढेरों सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। अच्छा, इस सर्कुलर डीएनए के अलावा यहाँ पे हमें जो है स्टूडेंट मैसेंजर आरएनए भी मिलते हैं और राइबोसोम भी मिलते हैं, और ये कलर जो है यहाँ ये आपको मैट्रिक्स में नजर आएंगे। अब ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम आपको ऑलरेडी पता होगा स्टूडेंट कि ये प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। ये प्रोटीन असल में है क्या चीज, ये क्या चीज है? अच्छा, ये मैसेंजर आरएनए कहाँ से बनता है? ये राइबोसोम की अगर हम बात कर ले तो राइबोसोम बाहर साइटोप्लाज्म से जो है स्पोरिन के थ्रू अंदर आता है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम बात कर ले, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन और ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम जो है ये फिर क्या करते हैं, ये हमारे साथ प्रोटीन बनाते हैं। तो वो प्रोटीन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे साथ बीटा ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये जितने मेटाबॉलिज्म होते हैं, ये जितने केमिकल, यानी हमने जो बातें की कि क्रिब्स साइकिल होगा, ये सारे रिएक्शन के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा, इनके लिए एंजाइम की जरूरत होती है। एंजाइम नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीन, और इनके अलावा और प्रोटीन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो असल में एंजाइम नहीं होते। ये सारी प्रोटीन्स कहाँ से, इसमें से जो है स्टूडेंट्स काफी तादाद में कहा जाता है, यहाँ पे मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दो स्टूडेंट। कहा जाता है कि ये डीएनए जो मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये डीएनए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में 13 प्रोटीन बनाते हैं, यानी 13 प्रोटीन हमारे साथ कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि जब ये 13 प्रोटीन कोड करते हैं, 13 प्रोटीन कोड करते हैं, तो इसमें से ये जितने भी एंजाइम और प्रोटीन है इन केमिकल रिएक्शंस के लिए, एंजाइम है या प्रोटीन है, तो इसमें से जो है हमारे साथ 13 प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। लेकिन बाकी प्रोटीन कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये बहुत ढेर सारे प्रोटीन होते हैं, 13 नहीं होते। बाकी प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए जो है ये डीएनए जो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। बाहर जो राइबोसोम पड़े होते हैं, ये जो सिंपल मैं आपको ये बता दूंगा, ये जो पड़ा हुआ है ये राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाते हैं, यानी ये एंजाइम बनाते हैं, और ये एंजाइम जो है फिर आगे इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो है ये 13 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है वो ये डीएनए खुद बनाता है। अच्छा, मैट्रिक्स में हमें स्टूडेंट्स एक ग्रेन्यूल नजर आते हैं, ऐसे डेंस बॉडी हमें नजर आते हैं। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो इसको मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास कैल्शियम स्टोर करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये लाइपोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं, लाइपोप्रोटीन। तो ये अपने साथ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ग्रेन्यूल अपने साथ कैल्शियम को स्टोर करते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम जो है वो कैटाइन है, और इसके अलावा और भी कैटाइन को अपने साथ स्टोर करते हैं, ठीक है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टूडेंट्स। अब हम जाते हैं इस के बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ये हमारे पास एटीपी बनाता है। इसी वजह से जो है स्टूडेंट आपने अपने प्रीवियस क्लासेस, लोअर क्लासेस में, एफएससी में या मैट्रिक के क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब ये है कि सेल जब कोई काम करता है, सेल में जब कोई फंक्शन होता है, उसके लिए हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए एटीपी बनाते हैं, ठीक है। फिर जब कोई केमिकल रिएक्शन फिर जब कोई एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर सेल जो है ये एटीपी को तोड़कर अपने लिए क्या करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है, इसको कंज्यूम कर देता है। लेकिन ये एटीपी पैदा कौन करता है, बनाता कौन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है वो कौन से प्रोसेस से बनाता है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिब्स साइकिल, ये चीजें जो है इंशाल्लाह इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं।
अगर आपको याद हो सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास साइटोसोल में होता है, उसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, और दो स्टेप्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिब्स साइकिल जो होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो साइट भी मैंने आपको डिफाइन कर दी कि एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है क्रिस्टा में जो मौजूद प्रोटीन और एंजाइम है वो परफॉर्म करता है, और उसके बाद जो है क्रिब्स साइकिल जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो मैट्रिक्स में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दूसरा अहम काम स्टूडेंट, अब तक अगर आपको ये इस बात का इल्म ना हो, ठीक है, लेकिन यह पॉइंट आप उत्पन्न, हमारे पास स्टूडेंट जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, इंशाल्लाह जब हम इसकी तरफ जाएंगे मैं आपको जो है इस पॉइंट के बारे में आपका माइंड जो है क्लियर करा दूंगा। सबसे पहली बात ये है कि इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास जब कैल्शियम बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है मुख्तलिफ कंडीशन में, ठीक है। इस कैल्शियम का कंसंट्रेशन ये बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम फिर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ अंदर चले जाता है। तो ये इस साइटोप्लाज्म में या इस साइटोसोल में क्या करते हैं, इस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में कैल्शियम के मकदार को लोअर करता है, यानी कैल्शियम के होमोस्टेसिस करता है। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की होमोस्टेसिस में अहम किरदार कौन अदा करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अदा करता है। ये साइटोप्लाज्म स्टोर करते हैं, सॉरी ये कैल्शियम स्टोर करते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कहाँ स्टोर करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैट्रिक्स के अंदर ग्रेन्यूल होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे मतलब ये होते हैं कि ये ग्रेन्यूल जो है इसके अंदर ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम और दूसरे केटायन स्टोर करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जब ये इसको स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म से लेते हैं तो साइटोप्लाज्म में वो कैल्शियम का मकदार जो है वो कम हो जाता है। अगर ये बात सिचुएशन इस तरह आते हैं, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का मकदार बढ़ जाता है तो फिर सेल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और सेल अपना काम जो है वो नॉर्मल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जिस तरह हमने कहा स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या करता है, कैल्शियम स्टोर करता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप ये पॉइंट आप जहन में याद रख ले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। दूसरा बात ये है स्टूडेंट्स, इसकी तीसरी फंक्शन की तरह अगर हम आ जाए तो ये हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। इंशाल्लाह जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो ये बात आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये आप इसके फंक्शन में याद रखें, ठीक है। और चौथा फंक्शन जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, इसको एपोप्टोसिस और एपोप्टोसिस दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी जब सेल बूढ़ा हुआ होता है या एज्ड होता है, तो जब इसकी डेथ हो जाती है, यानी उसमें हमारे पास लाइसोसोम जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं उसके, तो इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ये एपोप्टोसिस जो होते हैं, ये एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं सेल की, यानी सेल का जब प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अहम किरदार है। किस तरह अहम किरदार है स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ आपको पता है, अगर आपको साइटोक्रोम सी के बारे में पता हो, साइटोक्रोम सी उसके फिर साइटोक्रोम की बोर्ड है और सारे किस्में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये साइटोक्रोम सी जो है ये फिर इस तरह होता है कि जब एपोप्टोसिस होता है तो ये साइटोक्रोम सी बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोक्रोम सी निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल के एपोप्टोसिस के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल, यानी सेल के डेथ के लिए रिस्पांसिबल, सेल के कहानी के लिए, सेल के ऑर्गेनेल को खत्म करने के लिए ये एंजाइम होते हैं। ये उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके सारे मेम्ब्रेन को तबाह करने के लिए एंजाइम होते हैं। उसको कहा जाता है एस्पेसिस, ठीक है, एस्पेसिस, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। सिंपल आप ये याद रख ले, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो अब क्या काम है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये जो है ये अगर सेल के अंदर आप देख ले तो सारा प्रोटीन से बना हुआ है। अगर ये गलजीवर जितने भी अर्गीन है तो ये सारे उस पे फिर अटैक करता है, और सारे ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिर क्या काम करता है, ये लाइसोसोम से भी रिलीज होते हैं, लेकिन यह मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिर क्या करता है, फिर ये सेल का जो क्या करता है, एपोप्टोसिस करता है, यानी सेल के सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। तो साइटोक्रोम सी क्या काम करता है, साइटोक्रोम सी जो है
ये आके इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका काम क्या है, हेपेटोसिस में रिस्पॉन्सिबल है। इसी दौरान जो है, अगर मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ इन्नेट इम्यूनिटी में भी इसका किरदार है, यानी इन्नेट इम्यूनिटी वो जो बाय बर्थ होती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसको मजीद कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक या साइटोसोल वाली ऑर्गेनी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, जहाँ मतलब जितना नॉलेज हमारे पास था, तो हमने अपने नॉलेज को आपकी तरफ पूरे कन्वे करने की कोशिश की है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होगा, लेकिन आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी लेक्चर जो है पसंद आ रही हो या आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो इसमें ये फायदा होगा कि हमारे वाले ये आने वाले लेक्चरों में जो है जितने भी लेक्चर हम बनाएंगे उसका जो है नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम के साथ मिलता रहे। आप स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी भी कोशिश है इंशाल्लाह हम भी आपको जो है हमारी कोशिश यही है कि हम आपके लिए और मज़ीद और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास माइक और इन चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह इसकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी हमें दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह हम भी आपको अपने दुआ में याद रखेंगे। आप तक दीजिए हमें इजाज़त हो, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में एक मरतबा फिर मिलेंगे। ठीक है।